हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, जैसे कि पिछले वाले वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटोलाइड्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। नोबेल्स गैस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें, नोबेल गैस का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है, यानी इसका जो ऑक्टेट होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इस वजह से इसको अक्रिय गैस कहा जाता है, यानी ये रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद अगर मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल्स में कई सारे मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखिए, मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होता है। जैसे कि सोडियम में आप देख सकते हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 1 में, 8 1 में, तीसरे में 1, यानी 11 टोटल सोडियम का होता है और लास्ट में 1 बचता है। उसी तरह मैग्नीशियम में 2 होता है आउटर मोस्ट सेल में, एल्युमिनियम में 3 होता है, पोटेशियम में 1 होता है, कैल्शियम में 2 होता है। तो इस तरह से मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होता है और सभी एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है। अब ये स्टेबल होना चाहेगा तो क्या करता है ये कि अपना लास्ट ऑर्बिट का आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी और एटम को डोनेट कर देता है, यानी इसके पास 4 से कम होता है। इस वजह से ये चाहता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इस वजह से मेटल्स क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इट मींस मेटल्स का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें, इसका एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 या 4 से अधिक होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे एटम यही चाहता है कि हमारा आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए, हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए इलेक्ट्रॉन से और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो नॉन मेटल स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी एक्सेप्ट करता है, जबकि मेटल क्या करता है, डोनेट कर देता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी को डोनेट तो नहीं करेगा, एक किसी से ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इससे इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से नॉन मेटल क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मेटल्स जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे NaCl एक आयनिक कंपाउंड्स है। Na का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा
क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और सोडियम का भी ऑक्टेट फिर पूरा हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से स्टेबल हो जाता है और आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। यानी आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? हार्ड होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एथर एक्सेट्रा। यानी आयनिक कंपाउंड क्या होता है? वाटर में तो सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन के फॉर्म में जब होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज था आयनिक कंपाउंड का। तो ये सारे प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का किसके साथ किस तरह का रिएक्शन होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एयर। मेटल्स का जो एयर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है? देखिए, एयर्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो मेटल क्या करता है? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। यानी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस तरह का रिएक्शन भी आपको याद रखना है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का ये रिएक्शन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो मेटल्स है, अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, जैसे कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली, यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को अगर एयर के कांटेक्ट में अगर बाहर रखा जाए तो इसके अंदर आग पकड़ सकता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर इसको रखा जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आ सके और तेजी से इसमें आग ना पकड़ सके। दूसरा अगर बात करें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, ये सारे के सारे कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक थिन लेयर चढ़ जाता है जिससे कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसका ना हो सके, यानी बार बार इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। इस वजह से इसके ऊपर ऑक्सीजन का थिन लेयर चढ़ जाता है और बार बार इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए एल्युमिनियम जो होता है एयर के कांटेक्ट यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है बार बार, तो खराब नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन का एक थिन लेयर चढ़ जाता है। उससे बार बार ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसका रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये सेफ रहता है।
देखिए Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगरसली। उसके बाद कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक लेयर का ऑक्साइड चढ़ जाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide। तो देखिए मेटल ऑक्साइड किस तरह का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, इस तरह के ऑक्साइड को, यानी इस तरह के मेटलिक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, विच इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन में आपको इसको देखना होता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। देखिए मेटल्स का अगर वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? एक तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब फिर फर्दर मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। यानी मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और मेटल और वाटर का जब रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो देखिए अलग अलग जो मेटल है वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करता है। जैसे कि हम बात करें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो मेटल्स है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यानी दूसरा अगर बात करें Mg यानी मैग्नीशियम, ये क्या करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद कुछ मेटल जो है जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या करता है? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यानी और गर्म वाटर, यानी कुछ तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा मेटल्स जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो मैग्नीशियम। और कौन सा मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? वो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। और कुछ मेटल ऐसे भी है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि Pb, Cu यानी कॉपर, Au गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, ये सारे के सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल ऑफ H2। कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन्स के बबल्स के ऊपर तैरने लग जाता है, यानी उसके सरफेस पे चिपक जाता है और फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मेटल और वाटर का जो रिएक्शन होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए एक प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस।
एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम दैट मेक इट्स रेजिस्टेंस टू फर्दर करोजन। यानी एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाना जो कि उसे फर्दर करोजन से बचाता है, यानी बार बार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से करोजन से बचाता है एल्युमिनियम को। उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, जो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का थिक लेयर फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ मेटल्स का किस तरह का रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है वो हम बात करेंगे। देखिए, मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन से गैस फॉर्म होता है? तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और क्या बनता है? साल्ट बनता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है Cu, Ag, Hg। ये सारे मेटल्स जो है डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये सारे के सारे मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? वो कॉपर, Ag, Hg। यानी याद रखने के लिए Ag, Hg, जिसमें G लगा है इसमें Ag, Hg और एक Cu, दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जैसे कि यहाँ पे मेटल ए है और साल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का। यहाँ पे मेटल ए है और इसका जो रिएक्शन हो रहा है दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और यहाँ पे दूसरा मेटल डिस्प्लेस हो जाता है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, जिसमें कि अधिक रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से और खुद ये अपना जगह बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है एक साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट जो है ये साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। यानी ये आयरन जो है अधिक रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर कम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। यानी पहले आयरन है तो आयरन अधिक रिएक्टिव है और कॉपर बाद में है तो कॉपर कम रिएक्टिव है। तो इसी वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए। नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था नॉन मेटल्स का, जिसमें हमने बात किया था कि नॉन मेटल्स जो है किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है यानी ले सकता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है दूसरे एटम के साथ। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है वो नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट यानी गेन द इलेक्ट्रॉन किसी एटम से या शेयर कर सकता है। दूसरा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, नॉन मेटल व्हेन रिएक्टिंग विथ मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टाइपिकली attaining the noble gas configuration and become anion। तो यानी
जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर एनायन फॉर्म होता है। तो नॉन मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उस पे एनायन फॉर्म होता है। तो देखिए आयन दो तरह का होता है, एक कटायन दूसरा एनायन। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कि मेटल्स किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, उसके ऊपर कटायन फॉर्म होता है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव साइन होता है, तो इसलिए इसके ऊपर एनायन यानी निगेटिव साइन होता है। अब हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं नॉन मेटल्स की। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कि मेटलिक ऑक्साइड के बारे में हमने जो अभी डिस्कस किया कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, लेकिन नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। दे डू नॉट डिजॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। कौन, नॉन मेटल। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन मेटल का, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नॉन मेटल्स का आप देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर होता है। अब दूसरी बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तीसरा अगर बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। यानी नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। अब हम थोड़ा सा बेसिक यूज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हम मेटल से शुरू करते हैं। फर्स्ट, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेकिंग वायर कैरी इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिक वायर बनाया जाता है। दूसरा जिंक। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन फॉर प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर रस्टिंग से बचाने के लिए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर किस चीज का लेयर चढ़ाया जाता है, तो जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है। यानी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर को चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। क्यों ये किया जाता है, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए यानी जंग से बचाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर यूज मेक ज्वेलरी। इसका मेटल्स का यूज हुआ। उसके बाद आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम्स का कई सारे बर्तन बनाए जाते हैं जो कि हमारे यूज में आते हैं और कई सारे मशीन्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं। मरकरी यूज इन थर्मामीटर। मरकरी का थर्मामीटर में हम यूज करते हैं। उसके बाद लीड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ऑटोमोबाइल्स, बैटरी एंड फॉर मेकिंग एलॉयज। इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें। सबसे पहले हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए इसका यूज होता है अमोनिया का, जो कि हाइड्रोजन से बनाया जाता है। दूसरा, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एट लो टेम्परेचर। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद सल्फर इज यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, सल्फर ड्रग्स, इस सब का यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद सल्फर का जो यूज होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड मेकिंग गन पाउडर। तो इसका सल्फर का यूज क्या होता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस में और गन पाउडर बनाने में। पांचवा, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस का यूज होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर को बनाने में। उसके बाद सिलिकॉन इज यूज फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर फॉर विच माइक्रोचिप आर मेड, यानी हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होता है उसमें सिलिकॉन का चिप लगा होता है जो कि सिलिकॉन से बनाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन का जो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टिंग के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन इज यूज इन ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर पेशेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। थैंक यू, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरे को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।